हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई कैंप। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे जेटेट के एग्जाम में और सीटेट के एग्जाम में भी ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो इज कॉल्ड। विकास का सिर से पैर की ओर होना कहलाता है। अगर जब भी डेवलपमेंट की बात की जाए हेड टू टो, देखिए जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो दो तरह से माना जाता है। जब विकास हेड टू टो मतलब जो बच्चा है वो पहले अपने माइंड को, पहले सिर को बैलेंस करता है, उसके बाद वो अपने गर्दन को, उसके बाद वो अपने पैर हाथ को बैलेंस कर पाता है, तो ये कहलाता है हमारा हेड टू टो डेवलपमेंट। इसका क्या नाम है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ये हमारा क्या कहलाता है? सिफेलोकॉर्डल। और जब अगर डेवलपमेंट जो है वो सेंटर से बाहर की ओर होता है तो उसे हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ जो पूछा है क्वेश्चन कि हेड टू टो डेवलपमेंट जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिफेलोकॉर्डल, और इसका उल्टा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग द मोस्ट। सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो किस तरह से सीख पाते हैं? तो ये हमें किस तरह से अफेक्ट करता है? क्या ये इंटेलिजेंस है? अगर हम सीखना चाहते हैं तो इसको अफेक्ट कौन करेगा? इन्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव की मोटिवेशन। तो ज्यादातर तो हमारा मोटिवेशन इफेक्ट करता है, लेकिन इंटेलिजेंस और इन्वायरमेंट का दोनों का भी असर पड़ता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये हार्वर्ड गार्डन के द्वारा दिया हुआ है। हमारा जो ऑप्शन 2 है वही करेक्ट है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल डेवलप बेस्ट थ्रू। श्रवण और वाचन कौशल सबसे अच्छे से विकसित होते हैं किसमें? श्रुतलेख, रटन विद्या, इंटरैक्शन एंड कन्वर्सेशन, बातचीत व संवाद, रिटन टेस्ट। तो देखिए श्रवण और वाचन की जो प्रक्रिया है वो सबसे अधिक विकसित कब होती है? जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। जब एक बच्चा किसी और से इंटरैक्ट करेगा तो उसमें बात करने का तरीका काफी ज्यादा विकसित होता है और उसे सुनने का। तो ये जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स टीचिंग शुड एम एट। गणित शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। जब भी आप मैथ पढ़ा रहे हो तो उसका एम क्या होना चाहिए? मैकेनिकल प्रैक्टिस, क्या ये यांत्रिक अभ्यास को बढ़ोतरी देगा? मेमोराइजेशन, देखिए मेमोराइजेशन एक नेगेटिव वर्ड है तो गलत है। स्पीड कैलकुलेशन, क्या मैथ को आप पढ़ा रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो बहुत तेजी से कैलकुलेट करे, या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो इसका जो उद्देश्य होता है मैथ टीचिंग का, मैथमेटिक्स टीचिंग का होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। समावेशी शिक्षा का अर्थ है। जब भी इंक्लूसिव वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई भी बच्चा बिलोंग करे उसको सभी को क्या करना है? अलग अलग कल्चर के आने वाले बच्चे को एक ही में समायोजित करना है। यही हमारा इंक्लूजन कहलाता है। तो यहाँ पे इंक्लूसिव शिक्षा का अर्थ है टीचिंग गिफ्टेड स्टूडेंट ओनली। क्या केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना है? तो ये गलत बात है। इग्नोरिंग डाइवर्सिटी, देखिए ये तो जस्ट उल्टा हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम डाइवर्स जगह से आने वाले बच्चे, बहुत अलग अलग एरिया से आने वाले बच्चों को एक ही में समायोजित करते, तो ये गलत हो गया। टीचिंग ऑल चिल्ड्रेन टुगेदर, यहाँ जो है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, यही क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय। किशोरावस्था की विशेषता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है? क्या ये डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, माता पिता पर पूर्ण निर्भरता होती है? तो ऐसा तो नहीं है। जब भी कोई बच्चा एडोलसेंस में इंटर कर जाता है, किशोरावस्था में कोई जाता है, तो क्या होता है उसमें रैपिड फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, मतलब अचानक से ही देखिएगा कि जो लंबाई है बच्चों को की अधिक हो जाती है, ये देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग फॉर मीनिंग फोकसेस ऑन। अर्थपूर्ण पठन केंद्रित होता है। अर्थपूर्ण पठन जो है वो अगर हम पढ़ रहे हैं जिसका मीनिंग निकले,
अब मीनिंग निकलेगा तो वो किस पे बेस होगा, कंप्रिहेंशन, हमारे समझ पर बेस्ड होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हेल्प स्टूडेंट टू, समस्या समाधान विधि छात्रों को मदद करती है। समस्या समाधान विधि जो है वो क्या हमें मदद करती है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी तो ये हमारे रीजनिंग को डेवलप करती है, तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करती है, ना कि ये किसी फॉर्मूला को याद करने में मदद करती है और ना ही गति को बढ़ाने में मदद करती है। ये हमारी रीजनिंग जो एक बहुत ही अच्छा अप्रोच माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू टीच साइंस इज, अगर आपको साइंस पढ़ाना है तो एक सर्वोत्तम विधि क्या होगी, क्या उसे रटना है तो गलत हो जाएगा, श्रुत ले बोलते जाएंगे, लिखेगा बच्चे लोग मतलब सुनकर लिखेगा तो ये भी गलत होगा। एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस हेल्प स्टूडेंट टू, सामाजिक विज्ञान छात्रों की सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान जो है वो क्या सहायता करता है, तो बिकम गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है, केवल तिथियां सीखने में मदद करता है, तथ्यों को रटने में मदद करता है, सोच से बचने में। अब देखिए अवॉइड थिंकिंग, आप थिंकिंग अवॉइड नहीं कर सकते हैं और ना ही आप रटने वाले वर्ड को पॉजिटिव बनाकर आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि बिकम गुड सिटीजन, यहाँ पे यही क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, विकास जो है वो कैसा होता है, जो विकास है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, ना तो यह ना तो वह, ना इधर, दोनों में से एक भी नहीं। तो इसको जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो जो ग्रोथ होता है उसमें आपको मात्रा, देखिए वजन बढ़ता है, और गुण यहाँ जो है रीजनिंग लगाना, क्रिएटिविटी करना, तो ये सारी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में डिफरेंस, दोनों में डेवलपमेंट देखने को आपको मिलता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज बेस्ट फैसिलिटेटेड व्हेन, अधिगम सबसे अच्छा होता है जब, अधिगम अच्छा होगा जब क्या होगा, शिक्षक हावी होगा। क्या एक शिक्षक बहुत हावी हो रहा है पढ़ाने को तो हम इसे एक अच्छा कह सकेंगे कि लर्निंग अच्छी हो रही है, अधिगम अच्छा हो रहा है, या बच्चा निष्क्रिय है। देखिए बच्चा जब भी निष्क्रिय होगा तो आपका ये लर्निंग बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। चाइल्ड इज एक्टिवली इन्वॉल्व, देखिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है कि जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, सक्रिय रूप से उसमें शामिल होगा, तो उस समय लर्निंग सबसे अधिक अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है सबसे अच्छा होता है कब, जब चाइल्ड जो होगा एक्टिवली इन्वॉल्व उसमें होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन इन लर्निंग इज, अधिगम में प्रेरणा है। देखिए मोटिवेशन क्या हो सकता है, अनइम्पोर्टेंट, एक्सटर्नल ओनली, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो देखिए जो मोटिवेशन होता है वो दोनों होता है, आपका इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल दोनों। जैसे कि आप अपना जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छे से जॉब मिले, आपका लाइफ अच्छा बीते, आप काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो ये आपका इंटरनली मोटिवेटेड है आप। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होगा कि आपको जब इनाम लेना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें अच्छा करूँगा तो लोग अच्छे बोलेंगे मुझे और मुझे इनाम मिलेगा, तो ये हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आता है। तो यहाँ जो है मोटिवेशन, तो यहाँ तो मोटिवेशन दोनों हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो यहाँ हुआ ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज इज रिलेटेड टू ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर किससे संबंधित है, तो ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखें जिसमें इसके बारे में भी और वीडियोस अपलोड होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्रायल एंड एरर है, मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि ट्रायल एंड एरर किससे संबंधित है, तो थॉर्नडाइक ने इसे बताया है, इस थ्योरी को समझाया है। कोई बच्चा जो है कि कैसे प्रैक्टिस के थ्रू किसी चीज को सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, अभी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो मेन उद्देश्य है लर्निंग का, वो क्या है कि आपका जो कोई भी बच्चा लर्न करेगा तो उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए सभी एरिया में, मतलब 360 डिग्री।
जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है, जिसमें आपको हर तरह की एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाएगा, बच्चे का हर तरफ से विकास होना चाहिए। तो यहाँ जो है, जो एजुकेशन का एम जो है, शिक्षा का उद्देश्य है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास। इसके बाद का क्वेश्चन है, हेरिडिटी रिफर्स टू, अनुवंशिकता का अर्थ है। देखिए, अनुवंशिकता के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है, कि ये जन्मजात गुण होता है जो हमारे पेरेंट्स से, मदर एंड फादर से किसी चाइल्ड में आता है, तो वही हमारी हेरिडिटी कहलाती है। तो हेरिडिटी सहपाठी समूह नहीं है, ना ही ये गृह संस्कृति है, ना ये विद्यालय का वातावरण है। हेरिडिटी है इनबॉर्न ट्रेट, जन्मजात गुण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेवे मेथड एम्फेसाइज, खेल विधि बल देती है। खेल विधि किस पर बल देती है? जब भी खेल विधि होगी तो वो व्याख्यान से रिलेटेड नहीं होगी, लर्निंग बाय डूइंग से रिलेटेड होगी। मतलब कि बच्चा खेल रहा है तो वो कैसे सीख रहा है? करके सीख रहा है। तो यहाँ जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी होगा। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज रिलेटेड टू IQ, बुद्धि लब्धि IQ संबंधित है। IQ से किससे संबंधित है? हमारे इमोशनल एज, फिजिकल एज, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। तो ये किससे रिलेटेड है? हमारा IQ जो है वो मेंटल एज से रिलेटेड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन, निम्न में से कौन सा बच्चों की विशेषता नहीं है? किसी एक बच्चे की विशेषता नहीं हो सकती, तो वो क्या है? क्यूरियोसिटी। देखिए, बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है। अगर किसी बच्चे को आप बोलिए कि ये नहीं जानो, तो वो उसी चीज को जानना ज्यादा चाहेगा, कि उससे मना कीजिए कि आप ऐसा ना करो, तो वो ट्राई करेगा कि ऐसा करने से क्या होता है। तो क्यूरियोसिटी बच्चों में अधिक होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, हाँ, हर एक बच्चा अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, तो ये भी है। यहाँ पूछा था विशेषता नहीं है, तो समान विकास, हम ये नहीं कह सकते कि हर एक बच्चे का विकास जो सेम वे में होता है, तो ये क्या है? गलत ऑप्शन है, और गलत ही यहाँ पे पूछा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मीन, निर्माणवादी अधिगम का अर्थ है। निर्माणवादी अधिगम का अर्थ क्या है? टीचर गिव्स नॉलेज, शिक्षक ज्ञान देता है। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज, बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। लर्निंग बाय मेमोराइजेशन, याद करके सीखना। पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय सुनना। तो यहाँ पे है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग मीन्स, यहाँ जो इसका मीनिंग हुआ कि चाइल्ड जो है वही ज्ञान का निर्माण करता है। यही से क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज कॉल्ड, शिक्षण के दौरान मूल्यांकन। आप जब पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो आपका चैप्टर एंड होता है तब आप कुछ टेस्ट लेते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यूज लेते हैं, तो ये हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। समेटिव क्या होता है? ये एंड में होता है। और डायग्नोस्टिक मीन्स क्या हुआ कि जब आप जो सीख रहे हैं उसमें आपको कठिनाई आ रही है, तो हम लोग निदानात्मक अधिगम मूल्यांकन का यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा कि बच्चे में कहाँ कहाँ कमी है, उस कमी को देखकर फिर हम उसमें रेमेडियल टीचिंग यूज करते हैं और बच्चे का निदान करते हैं कि जहाँ उससे कठिनाई आ रही है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब शिक्षण के दौरान जो चलता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्प मैक्सिमम लर्निंग, अधिकतम अधिगम में सहायक होगा, कौन सा सहायक होगा इसमें? मोटिवेशन, पनिशमेंट, एंजाइटी और फियर। तो देखिए, अगर किसी को मैक्सिमम लर्निंग देनी है तो उसमें भय रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, उसमें चिंता है तब भी नहीं, और दंड से वो जबरदस्ती सीखेगा, अच्छे से नहीं। तो अधिकतम सीखने के लिए सहायक होगा हमारा क्या? मोटिवेशन। जब बच्चा मोटिवेटेड रहेगा तो वो खुद सीखेगा, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग मेनली रिफर्स टू। देखिए, यहाँ पे 3 वर्ड्स आते हैं, एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ जो वर्ड है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब ड्यूरिंग,
यहाँ मतलब कि जब आपका असेसमेंट चल रहा हो तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि आपका ऑफ हो गया, मानिए तो खत्म हो गया, तो वो हमारा होता है समेटिव, जब आपका लास्ट हो जाए, मतलब ये क्या है, एंड में होने वाला। और असेसमेंट एज लर्निंग, जब आप अपने ग्रुप में पीयर के साथ अपने ग्रुप में सीख रहे हैं अपने एज ग्रुप के साथ, तो वो हो गया हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। यहाँ पूछा है कि फॉर लर्निंग मतलब कि आपका जब चल रहा है ड्यूरिंग लेसन, तो ये हमारा होगा। यहाँ पूछा है प्री टेस्ट टेकन बिफोर टीचिंग, तो क्या पहले टेस्ट लेना, ये इसके अंदर आएगा। ऑन गोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज टू मॉडिफाई टीचिंग, तो यहाँ पूछा था असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ जो ऑप्शन बी है दिया हुआ है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज टू मॉडिफाई टीचिंग, प्रारूपात्मक मूल्यांकन जिसके आधार पर शिक्षण बदला जाता है, तो यह क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फाइनल एग्जाम एट एंड ऑफ द ईयर, ये एंड वाला होगा हमारा कौन सा, समेटिव होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एट नेशनल लेवल, ये इसके अंदर नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए अभी मैंने बताया कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या होगा, कि जब आप अपने पीयर के साथ अपने सहपाठियों के साथ सीखते हैं, तो यूनिट टेस्ट कंडक्टेड बाय टीचर, देखिए टीचर के द्वारा कंडक्ट ये नहीं होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन, सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर्स यूजिंग अ चेकलिस्ट, सरप्राइज टेस्ट टेकन विदाउट नोटिस, बिना सूचना के लिए लिया गया सरप्राइज टेस्ट, विद्यार्थियों द्वारा चेक लिस्ट से किया गया स्व मूल्यांकन। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है वो स्व मूल्यांकन में आता है कि एक दो बच्चे हैं, दो बच्चे क्या करें, चेक लिस्ट बनाए कि इसका आंसर तुमने सही दिया, उसने गलत दिया, इसने गलत दिया है, इसने सही दिया, तो ये इस वे में चलता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है असेसमेंट एज लर्निंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट बाय, वृद्धि मानसिकता अवधारणा किसकी है। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दी है, पियाजे, कैरोल ड्वेक, वाइगोस्की और बंडूरा। तो ये जो कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ऑप्शन बी कैरोल ड्वेक के द्वारा दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट डज नॉट इंक्लूड, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन सा शामिल नहीं होगा, मतलब आपके टीचिंग लर्निंग के दौरान जो टेस्ट चलेगा, असेसमेंट चलेगा, उसमें कौन शामिल नहीं होगा। ओरल क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग टीचिंग, तो ये तो इसमें शामिल होगा। फीडबैक ऑन क्लास वर्क एंड होमवर्क, देखिए कक्षा कार्य व गृह कार्य पर प्रतिपुष्टि देना, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ईयर इन अचीवमेंट एग्जाम, वर्ष अंत उपलब्धि परीक्षा, तो यही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इंड वाला होता है हमारा समेटिव, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट कंपेयर्स अ लर्नर्स परफॉर्मेंस विद, क्राइटेरियन रेफरेंस मूल्यांकन में विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना किससे की जाती है। देखिए तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होता है और एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो क्राइटेरियन रेफरेंस आप वर्ड से ही समझ रहे हैं कि क्राइटेरिया, यहाँ पर क्या है, एक क्राइटेरिया मतलब पहले से एक क्राइटेरिया फिक्स है, आपको उसे पास करना है। जैसे कि हमारा हो गया सीटेट जेटेट का एग्जाम, जिसमें क्या है जनरल के लिए आपको चाहिए 90, अदर के लिए हो जाएगा 82.5, मतलब 82 83 आ जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा। लेकिन जनरल के लिए 90 मार्क्स आपको चाहिए, तो ये हुआ हमारा एक क्राइटेरिया है, सबके लिए लागू होगा। लेकिन नॉर्म रेफरेंस हमारा हो गया रैंकिंग, जैसे कि आप एग्जाम दिए, आपका टॉप में आना, कट ऑफ निकलता है, तो ये हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। लेकिन जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस में एक क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट है, क्राइटेरिया उसको आपको फॉलो करना है, आप उसको पार कर जाते हैं तो आपका वो सॉल्व हो जाता है, मतलब आपका एग्जाम खत्म। लेकिन नॉर्म रेफरेंस इससे अलग होता है। यहाँ पे क्या है पूछा है कि असेसमेंट कंपेयर ए लर्नर्स परफॉर्मेंस विद, यहाँ पे किससे कंपेयर किया जाता है, अदर लर्नर्स परफॉर्मेंस, अदर लर्नर के परफॉर्मेंस से अगर कंपेयर करना है तो वो हमारा नॉर्म रेफरेंस में आ जाएगा, जिसमें कौन ज्यादा लाता है कौन कम लाता है ये बात की जाती है। नेशनल नॉर्म ओनली, तो ये भी इसमें आ गया नॉर्म रेफरेंस में।
प्रीवियस ईयर क्लास एवरेज, ये भी नहीं है। यहाँ पूछा था क्राइटेरियन में प्री डिसाइडेड लर्निंग आउटकम, पहले से निर्धारित है। यहाँ पर पूर्व निर्धारित अधिगम उद्देश्यों से ये रिलेटेड होता है। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे 90 मार्क्स लाना है, तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इज द की फीचर ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन असेसमेंट, मूल्यांकन में प्रभावी प्रतिपुष्टि की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो देखिए, मूल्यांकन में प्रभावी प्रतिपुष्टि मतलब कि इफेक्टिव फीडबैक के लिए क्या जरूरी है, गिव ओनली एट द एंड ऑफ टर्म, केवल सत्र के अंत में दी जाए। तो अगर फीडबैक चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तो एंड में होना चाहिए। जनरल कमेंट्स लाइक गुड बैड, ऐसा होना चाहिए। टाइमली एंड स्पेसिफिक सजेस्टिंग हाउ टू इम्प्रूव, तो प्रभावी अगर होना चाहिए हमारा फीडबैक, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये टाइमली हो, स्पेसिफिक हो एंड सजेस्टिंग हाउ टू इम्प्रूव, समय पे और विशिष्ट हो, सुधार का मार्ग बताए कि हाउ टू इम्प्रूव, आप कैसे इसमें इम्प्रूव ला सकते हैं। तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू। देखिए, तो मेटाकॉग्निशन किसे कहते हैं, जब आप अपने ही थिंकिंग के बारे में फिर से सोचते हैं, तो वही हमारा मेटाकॉग्निशन कहलाता है कि आप खुद के चिंतन में चिंतन करते हैं, तो वही हमारा मेटाकॉग्निशन होता है। यहाँ जो ऑप्शन बी है, थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, अपने चिंतन के विषय में चिंतन करना ही मेटाकॉग्निशन कहलाता है। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए, फिर कहाँ से होगा, क्या करूँ, कैसा होना चाहिए, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यही होता है हमारा मेटाकॉग्निशन। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।